अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। वो मार्का जिसको सर करने की भरपूर तैयारी की जा रही थी, बिलाखिर उसका मौका आ गया है। जी हां, नवंबर शुरू हो चुका है जिसमें रावियों के बकौल मौजूदा रजीम के मुखालिफिन की ऐसी की तैसी फिरने वाली है। अब ये बात किस बुनियाद पे की जा रही है, इस पर तो ज़रा मैं बात करती हूँ, लेकिन ऐसी बातें करने वाले अक्सर रावियों की याददाश्त 9 मई 2023 से शुरू होती है और फिर 26 नवंबर 2024 पर ख़त्म होती है। लेकिन बहरहाल नवंबर की तैयारियों के सिलसिले में ग्राउंड पे जो तमाशा हुआ है वो यहाँ पे किसी से ढका छुपा तो नहीं है, जिसमें हर वो इंतज़ामी, पार्लिमानी, अदालती और सियासी हथियार आजमाया गया जो नवंबर के मकासद हासिल करने के लिए ज़रूरी समझे गए। अब वज़ीर आज़म अमरीका और सदर चीन की तरफ दौड़ रहे थे। भरपूर पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट और गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत एक ख़ास स्ट्रेटेजिक मूव की निशानदेही कर रहे थे, जिसके बाद सदर ट्रंप का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अरब ममालिक के मल्टीपल दौरे। तो फिर इससे ये पैगाम वाज़े दिया गया है कि मौजूदा रजीम को बैनुल अक़वामी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो हासिल हो गया है। पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में अहम मकाम मिल गया है। अब ये किस कीमत पे मिला है और क्या किरदार मिला है, तो ये जनाब एक अलग बहस है, जिसकी बात अगर कोई करेगा तो फिर कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाने का उस पर इल्ज़ाम लग जाएगा। खैर, ये तो बात हो गई बैरूनी ज़मानतों की। अब अंदरूनी सियासी महाज पर यहाँ एक थिएटर लगा हुआ है। जैसे मेड इन अमेरिका और मेड इन चाइना कठपुतलियों की लड़ाई चल रही हो। अब मरियम नवाज़ और बिलावल वो ईंट पत्थर का तबादला करने में मसरूफ़ नज़र आए, जिसको फिर रोकने के लिए फिर कश्मीर की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झोली में डाली गई। जबकि इस दौरान अदलिया ने तो ऐसा रिवर्स केयर लगाया कि सीधा 2003 में पहुँचकर दम लिया। जी हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के लिए जनरल मुशर्रफ के दौर का ज़ाब्ता इखलाक जो था वो मुरतब कर डाला, जिसमें इंतज़ाम के ख़िलाफ़ बात करने वाले जजेस के मुंह पर इंतज़ामी टेप लगा दी गई। अच्छा, सिर्फ टेप ही नहीं लगाई गई बल्कि हद भी मुकर्रर कर दी गई कि जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो सीधा फिर घर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि रियासत के तीनों सुतून सादतमंदी में एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए थे। जो काम शहबाज शरीफ ने शुरू किया वो फिर मैजिक स्पीड से दीगर रियासती सुतूनों में घर कर गया। जाहिर है कि फिर खरबूजे को देख कर ही खरबूजा रंग पकड़ता है ना। इसीलिए अब ये सूरत हाल है कि जो खरबूजा आप काटें वो मौजूदा रजीम के हक में लाल ही निकलता है। अच्छा, फिर नवंबर से पहले ताकत का ट्रेलर भी दिखाया गया। टीएलपी को ऐसे क्रश किया गया कि अभी तक उसकी क़यादत जो है वो सीन से ही गायब है। नोट करने वाली बात यह है कि सब कुछ एक टाइम लाइन के तहत था, जिसके ज़रिए हार्ट स्टेट का बयानिया बनाया गया। रेड लाइंस जो हैं वो डिफ़ाइन की गई, करके दिखाया गया कि हर उठाने वाले का सर जो है वो कुचल दिया जाएगा। अब ये इंतज़ाम और पैगाम जनाब किसके लिए था? जाहिर है कि फिर उसी के लिए था जो इस निज़ाम को चैलेंज कर रहा था, जिसको निज़ाम अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है, यानी कि इमरान खान, जो तमाम तर हरबों के बावजूद अभी भी अवामी मकबूलियत में सबसे आगे हैं। लिहाजा अब नवंबर शुरू होते ही मौजूदा रजीम की जानिब से खूब खौफ फैलाया जा रहा है। अब क्या खौफ फैलाया जा रहा है, तो इस हवाले से अहम अपडेट्स हैं। लेकिन जनाब, इस नुक्ते तक पहुंचने से पहले मजमूई तस्वीर जो है वो वाज़ेह करना ज़रूरी है। वो जिस तरह आजकल पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग का राज है, जिसकी वजह से आपको पता है कि सांस लेना जो है वो दुश्वार है, तो विजिबिलिटी ख़त्म होकर रह गई है। लेकिन पंजाब हुकूमत एयर क्वालिटी डाटा में हेरा फेरी करने में इस वक्त मसरूफ़ है इत्तलात के मुताबिक। अब इसी तरह नवंबर की धुंध में इमरान खान की विजिबिलिटी ख़त्म करने के लिए इक़दामात जो हैं वो कर दिए गए हैं। मुलाकातों और केसेस की मैनेजमेंट के ज़रिए पूरा इंतज़ाम किया गया है और कि इमरान खान का पार्टी से राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे काट दिया जाए, ताकि वो मौजूदा रजीम के मंसूबे के ख़िलाफ़ कोई सियासी हिकमत अमली जो है वो ना दे सके। अच्छा, इस हवाले से तोशा खाना 2 केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हालांकि अक्टूबर के महीने में जिस तेज़ी से इस केस को एक ख़ास स्टेज पर पहुँचाया गया, जहाँ कोई एक आध समाअत बाकी रह गई थी और जाहिर है कि फिर फैसला आना है, लेकिन अदालत की ये तेज़ियाँ नवंबर आते ही ऐसे दम तोड़ गई जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने के बाद फ़ोन जो है वो आपका डेड हो जाता है, जिसको 27 नवंबर तक दोबारा चार्ज पर लगा दिया गया है। अच्छा, फिर GHQ केस में पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में नहीं होगी बल्कि ATC अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को पेश किया जाएगा।
क्योंकि अडियाला जेल में समाअत की वजह से बुखला और फैमिली को मिलने का मौका नहीं मिलेगा, जो उनका पैगाम फिर जेल से बाहर ला सकते हैं। इसलिए वीडियो लिंक का इंतज़ाम किया गया है। अब जाहिर है कि इस लिंक की जो क्वालिटी है वो तो फिर जेलर के हाथ में ही है, जिसका माजी का रिकॉर्ड जो है वो आप सबके सामने है। जब आखिरी बार इसी तरह इमरान खान को वीडियो के ज़रिए पेश किया गया था तो इमरान खान की सिर्फ जज को झलक करवाई गई थी कि वो मौजूद हैं, लेकिन ना इमरान खान को अदालती जो कार्रवाई थी उसकी समझ आई और ना ही अदालत में मौजूद वकला को उनकी आवाज़ सुनाई दी। ये दो बंदोबस्त करने के बाद अब पीछे रह जाती है फैमिली और पार्टी रहनुमाओं से हफ्तावार मुलाकातें। तो उसकी कुंजी भी अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के हाथ में है, जो माजी में हफ्तों महीनों तक इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का फरीज़ा कामयाबी से अंजाम देते रहे हैं, जिसका हाई कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकी। अगर कुछ कर सकती तो इस हवाले से तौहीन अदालत का केस वो अभी तक कोल्ड स्टोरेज में ना पड़ा होता ना। बहरहाल अब ये बात तय कर ली गई है कि नवंबर में इमरान खान का जो बैरूनी राब्ता है वो मुनक़ता रहेगा, जिसका मकसद जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि पार्टी को कन्फ्यूजन में रखना है, जैसा कि 9 मई और 26 नवंबर के बाद रखा गया था। इस अरसे में पार्टी के अंदर फिर बाय डिज़ाइन मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो लाए गए। पार्लिमानी ग्रुप अलहदा और वर्कर्स जो हैं वो हमें अलहदा नज़र आए, जिससे लीडरशिप पर वर्कर्स का अदम एतमाद बढ़ा, जिसको देखते हुए फिर इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया, जो अली अमीन गंडापुर की तरह नरम गरम पॉलिसी पर यकीन नहीं रखते थे। यही वो बड़ी वजह है जो राब्ते काटने का फिर बाइस बनी। सोने पर सुहागा ये कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आते ही धुआंधार आपने देखा कि फिर बयानात दिए, फिर कुछ ऐसे बयानात उठाए गए जिससे हुकूमत ये समझती है कि अब जो इमरान खान कहेंगे वज़ीर आला मनवन उसी पर अमल करेंगे और दी हुई जो उनकी तरफ से हिदायत हैं उससे 1 इंच भी सुहेल आफरीदी इधर या उधर नहीं होंगे। इसलिए हुकूमती तज्ज़ियाकारों ने फिर वावेला शुरू कर दिया है कि अली अमीन पावर सर्कल्स के लिए काबिल एतमाद थे, वो एक हद से आगे नहीं जाते थे, लेकिन सुहेल आफरीदी पर ये एतमाद जो है वो नहीं किया जा सकता है। यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़्याल में उनको लाने का मकसद जो है वो मकसद ही मज़ाहमत है, जिसके लिए वो अपने इक़्तिदार और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा 26 नवंबर की बरसी के मौके पर एहतजाज भी हो सकता है, जिसकी पेशबंदी के तौर पर नवंबर शुरू होते ही खौफ की एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पैगाम ये दिया जा रहा है कि अगर दोबारा एहतजाज किया तो पहले से भी ज़्यादा ताकत से कुचल दिया जाएगा, लिहाजा ऐसी जुर्रत करने की कोशिश नहीं करनी है, और अगर की तो फिर इस सूरत में TLP का अंजाम जो है उससे डराया जा रहा है। इसी दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बयान दिया है जिसने मौजूदा रजीम जो है ना उसको मज़ीद परेशान कर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि ऑपरेशंस के दौरान होने वाले कोलैटरल डैमेज की FIR दर्ज करने का कानून लाया जा सकता है। अच्छा, फिर जिरके मुनक़िद करने के इक़दाम को भी हुक्म अदूली समझा गया, जिसके नतीजे में फिर आप इत्तफाक देखिए कि गुज़िश्ता रात को सुहेल आफरीदी अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे थे, तो उस वक्त फील्ड मार्शल पेशावर में कबायली जिरगे से खिताब कर रहे थे और जहां उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पे पाक किया जाएगा। अच्छा, यही बात DG ISPR ने भी आपको याद है कि पेशावर जाकर कही थी, जिस पर सुहेल आफरीदी ने तनकीद की थी। अब आर्मी चीफ के बयान को हुकूमती तर्जुमानी पर मामूर तज्ज़ियाकारों ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वार्निंग करार दे दिया है कि किसी किस्म की मज़ाहमत का अंजाम खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़ात्मे का बाइस बनेगा। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी जो नजम सेठी हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सोच बताते हुए तशवीश का इजहार किया है। उनके मुताबिक सुहेल आफरीदी किसी किस्म का ताबुन नहीं कर रहे। उन्होंने कोर कमांडर से मुलाकात में भी यही बात की कि पहले इमरान खान से मुलाकात और फिर कोई और बात। अच्छा, इसके बाद जो फिर नजम सेठी ने बात की वो हर एक के लिए काबिल तशवीश होनी चाहिए और उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात आखिरी हद को छू रहे हैं और ये डेडलॉक किसी भी वक्त तसादुम में तब्दील हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने भी फील्ड मार्शल के इसी बयान का हवाला दिया जो सहूलतकारों से पाक करने के बारे में था। अच्छा, अब अहम सवाल ये है
कि इस फियर मॉन्गरिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है चूँकि अक्टूबर का इख्तिताम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूनिटी पर किया और तमाम जो पार्टी थी वो सुहेल आफरीदी के पीछे खड़ी है, जिसकी अक्कासी पहले उनके अपने इलेक्शन में हुई, फिर हाल ही में अभी शिबली फराज की नाअहली से खाली होने वाली सेनेट सीट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर जो है वो इत्तेहाद का मुजाहरा किया है और असम्बली में मौजूद पार्टी के तमाम 91 वोट खुर्रम शहजाद को पड़े। मुंतखब होने के बाद फिर खुर्रम शहजाद ने मज़ाहमत जिंदाबाद का नारा लगाया। अच्छा, अब उनकी एक लंबी चौड़ी तहरीर जो है वो सामने आई है जिससे हुकूमत मज़ीद खाइफ हो गई है। एक तो उन्होंने गुज़िश्ता साल 26 नवंबर के बाद वायरल होने वाले हैशटैग गोली क्यों चलाई को टैग किया, फिर उन लोगों को मुखातिब किया जो मौजूदा रजीम को ज़मीनी हकीकत करार देकर मज़ाहमत से डरा रहे हैं। उन्होंने पहला सवाल उठाया कि मुज़ाकरात या मज़ाहमत, इस सवाल का फिर उन्होंने जवाब भी दिया कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो हमेशा सच और हक़ के रास्ते में दीवार बनकर हाइल होते हैं, तो क्या उनके सामने मजबूर और लाचार होकर घुटने टेक दिए जाएं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर उन्होंने ये 6 फौरी अहदाफ जो हैं ये गिनवाए हैं। इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, शोहदा का इंसाफ, बाइकॉट, सिविल नाफरमानी और मुसलसल हक का प्रचार। अब इससे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मूड है उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। अच्छा, फिर जब गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने हलफ उठाया तो इसमें वुज़रा के का जो सिलेक्शन था वो भी अहम था और ज़्यादातर वुज़रा का ताल्लुक पेशावर वैली, सवात, हरीपुर और करीब के जो अज़ला हैं उससे था, जो कि हार्ड लाइनर्स भी हैं और उनके हलके वो इस्लामाबाद से करीब हैं। अच्छा, फिर अहम मैसेजिंग ये कि काबीना में बैरिस्टर सैफ जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया, जिनके पास अडियाला जेल का फ्री पास होता था। जब चाहते थे मुलाकात करते थे, फिर बाहर आके जो पैगाम देते थे उससे पार्टी में मज़ाहमत और मफाहमत की फिर कन्फ्यूजन पैदा होती थी। अब इस ओमिशन को भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मज़ाहमत के पैगाम के तौर पर लिया जा रहा है। तो जनाब, फिर ये हैं वो हालात और वाक़यात जिससे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है। अब एक तरफ हार्ड पावर से डराया जा रहा है तो दूसरी तरफ फिर कल वज़ीर आज़म चित्राल पहुँचे और वज़ीर आला को पेशकश की कि आएँ तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें, दहशतगर्दी ख़त्म करें। वाह, क्या बात है। ऐसी बात तो फिर शहबाज शरीफ का ही खासा है जो मुलाकात तक तो करवा नहीं सके लेकिन ताउन की पेशकश कर रहे हैं, जबकि कबायली अज़ला के लिए वादे किए गए जो फंड्स थे वो नहीं दे रहे और दहशतगर्दी ख़त्म करने के ख्वाब दिखा रहे हैं। यानी बगल में छुरी और मुंह में राम राम। लेकिन भला हो ख्वाजा आसिफ का जो बगल की छुरी जो है वो मुंह पर ले आए हैं। मौसूफ ये कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात मुल्क की सलामती के मुनाफी हैं। सुहेल आफरीदी मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि अंदर बैठा एक शख्स हिदायत जारी करे, लेकिन न्याजी लॉ जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल रही है ये नहीं चलेगा। अब इस बयान से जाहिर है कि वो KP के हुकूमत के खात्मे की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश जिस लॉ के तहत मज़ीद 5 साल तक मुल्क को चलाने की है, तो ये फैसला तो फिर जाहिर है कि नवंबर में ही होना है ना। अब जाहिर है कि इसके लिए जो कुछ भी करना है वो साइन लोगों ने करना है। ख्वाजा आसिफ ने तो सिर्फ ढोल ही बजाना है जो वो बखूबी बजा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ उनकी मुलाकात पार्लियामेंट हाउस के बाहर शेर अफजल मरवत से भी हुई, जहां पे ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि शेर अफजल मरवत हमारा बेटा है, जहाद कर रहा है, हमारी दुआ और दवा दोनों मरवत के साथ हैं। तो ये हुकूमत की है असल औकात, यानी कि ये एतराफ़ के मरवत उनकी दवाई लेकर सब कुछ कर रहे हैं। अब ऐसी फूंकों से तो फिर चिराग नहीं बुझते, लेकिन मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क शुरू हो गया है। जिस कानून को ख्वाजा आसिफ ने मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी करार दिया है उसका मुज़ाहरा हमने भी गुज़िश्ता रोज़ देखा कि किस तरह वफाकी हुकूमत ने तोप से चिड़ी का शिकार करने की कोशिश की है। फिर जब समझ आई कि इससे तो अपनी ही बुनियादें हिल गई हैं तो वो फिर फ़ौरन पीछे हट गई, जिससे वाज़ेह होता है कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। तो हुआ कुछ यूँ कि FBR के मुताबिक चेयरमैन शब्बर जैदी के खिलाफ केस बनाना मकसूद था, जो मौजूदा रजीम को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, जिसके लिए फिर 2 दिन पहले FIA ने शब्बर जैदी के खिलाफ एक केस दर्ज किया जिसमें 16 अरब रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि गुज़िश्ता रोज़ इस केस को फिर वापस ले लिया गया। तो अब कहाँ 16 अरब का इल्ज़ाम और कहाँ फिर एक दिन में यू टर्न। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये केस टैक्स रिफ़ंड से मुताल्लिक था
और जिसमें कहा गया था कि शबर जैदी ने कुछ बैंक्स, पावर प्लांट्स और कुछ दीगर बिजनेस ग्रुप्स को 16 अरब का टैक्स वापस किया है। अच्छा, अब 10 अरब रुपए जिस बैंक को दिए गए उसके सरबराह मौजूदा वजीर ख़जाना हैं। तो लगता यह है कि ये ख्याल फिर केस बनाने वालों को बाद में आया कि जिन लोगों को ये फ़ंड वापस किए गए हैं उनके हाथ तो बहुत ही लंबे हैं और वो अपना मसला इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से हल करवाते हैं, इसीलिए फिर थूका हुआ चाटना पड़ा। अब क्या ये मजाक, क्या ख्याल है कि वैसे किसी और मुल्क में हो सकता है जहां कानून की हुक्मरानी होती है या इदारों की कोई साख होती है? अब अगर ये FIR गलत हुई है तो फिर FIA के इस केस से जुड़े जो तमाम अफसरान हैं उनको मुअत्तल करके इंक्वायरी होना चाहिए ना। लेकिन अगर ये केस ठीक था तो फिर बताया जाए कि 24 घंटे में ये ख़त्म क्यों किया गया? चूँकि आम शहरी के ख़िलाफ़ अगर आपको पता है कि FIR हो जाती है तो कहा जाता है कि उसे अदालत ही फिर ख़त्म कर सकती है। लेकिन यहाँ एक हुक्म से केस दर्ज और दूसरे हुक्म से वापस। वो साइबर क्राइम एजेंसी के गिरफ्तार अफसरान की भी तो यही कहानी है, जिनको कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस का टास्क देकर ऊपर बिठाया गया था, जो उन्होंने फिर भरपूर अंदाज से निभाया, लेकिन साथ ही उन्होंने फिर अपनी जो वारदातें हैं वो भी डाली। इन्हीं में से एक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज भी थे, जिससे अब तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है और ये एक केस में हुई है। तो आप ज़रा ये सोचें कि 1.25 करोड़ वापस करने वाले ने कितने करोड़ों का डाका डाला होगा। शायद इस तरह के सिस्टम में ना फिर ऐसे ही लोग फिट होते हैं जो करप्ट होते हैं, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर तो किसी गैर कानूनी हुक्म का बोझ अपनी गर्दन पर नहीं डालता। अच्छा, अब पंजाब से ये खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज ने फैसलाबाद की इंतजामिया को भी ऐसी ही हिदायत जारी की हैं। कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, चूँकि एक का दामाद और दूसरे का भाई इलेक्शन जो लड़ रहा है। अब अगर सरकारी अफसरान उनके उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करेंगे तो इसके बदले में वो अपना फ़ायदा भी उठाएंगे ना, तो क्या फिर वज़ीर आला उन्हें पूछ सकती हैं इस पर? अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा ही काम जनूबी पंजाब में TLP के साबिक टिकट होल्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले ऑफिसर ने किया होगा। जी हाँ, अभी गुज़िश्ता रोज़ जनूबी पंजाब के दर्जनों टिकट होल्डर्स को जमा किया गया, जिन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए TLP छोड़ने का ऐलान किया, और जिन अल्फाज में किया वो मैं अभी आपके सामने पढ़ देती हूँ, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि स्क्रिप्ट राइटर वही पुराना है जिसने 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी। TLP छोड़ने वालों ने जोर इस बात पर दिया है कि ये फैसला किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि शोहदा के खून के एहतराम में किया है। पाक फौज के साथ खड़े हैं, सबसे पहले रियासत है और रियासत से बढ़कर कोई नहीं। अब इस बात से तो जाहिर है कि किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है कि रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि रियासत से आपकी यहाँ क्या मुराद है? वैसे TLP तो पहले भी इसी रियासत के साथ खड़ी थी ना। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई के बाद ऐसा वक्त आया था तो उस वक्त TLP वाले ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये नाचने गाने वाले लोग हैं जो भाग गए हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत थोड़े ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया था। लेकिन खैर, ये खबर सुनकर मुझे इमरान खान का वो बयान याद आ गया है कि बारी बारी सबकी बारी। तो अब हो सकता है कि छोड़ने की वजह ज़ाती मफाद भी हो, चूँकि हुकूमत ने पंजाब की 330 मसाजिद TLP से लेकर नए इमाम मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। शायद पार्टी छोड़ने के बदले में इन मसाजिद के कंट्रोल का लालच भी हो, लेकिन जो भी हो जनाब, ऐसा करने वाले किसी काम के नहीं रहते। फिर अब गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी ही पेशरफ्त हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले दोबारा एक्टिव हुए हैं। अब ये डॉन न्यूज़ के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को इलाज के लिए PKLI लाया गया, जहाँ पर फिर ये ख़बरें हैं कि उनसे मिलने अचानक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पहुँच गए। वैसे है ना ये अजीब बात कि किसी को कानो कान जो है वो इसकी खबर नहीं हुई और ये तीनों शख्सियात जो हैं वो हॉस्पिटल भी पहुंच गई, और ना सिर्फ पहुंची बल्कि उन्हें मिलने की इजाज़त भी मिल गई शाह महमूद कुरैशी साहब से। अब जहां मुंतखब वज़ीर आला को कोर्ट ऑर्डर के बावजूद पार्टी कायद से नहीं मिलने दिया जाता, वहाँ पे वाइस चेयरमैन से पार्टी छोड़ने वालों की मुलाकात जो है वो करवाई जा रही है। जिसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से तनकीद हुई तो इमरान इस्माइल ने फिर उसका जवाब दिया। कहा कि ना जाने आप लोग कहाँ से सोचते हैं, शाह जी एक ज़ीरक सियासतदान हैं और ख़ान के खैर ख्वाह, क्या किसी की अयादत करना जुर्म है? अच्छा, फिर कहने लगे कि पार्टी की किसी को फ़िक्र नहीं मगर हमको है। क्या अब ये ज़बरदस्ती से दोबारा पार्टी के साथ फिर चिमटने की कोशिश है? वरना 9 मई के बाद यही लोग शाह महमूद कुरैशी को पार्टी संभालने का कह रहे थे। अब हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ की दुआ
और दवा इनके साथ हो। लेकिन शाह महमूद अगर पहले उनकी बातों में नहीं आए थे तो वैसे लगता नहीं है कि इस मौके पर वो किसी ट्रैप में आएंगे। बहरहाल ख्वाहिशात तो फिर अपनी जगह पर मौजूद हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की। और जब से बिलावल भुट्टो उनसे मिलकर आए हैं, मौलाना फजलुर रहमान को तो तारीख़ ही याद आ गई है। अब वो 71 और कारगिल जंगों के हवाले देना उन्होंने शुरू कर दिए हैं और माजी की जो अगवान पॉलिसी में पाए जाने वाले तजादात थे वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं। फिर उन्होंने 3 अहम बातें की हैं मौलाना फजलुर रहमान ने। एक, TLP पर पाबंदी की मुखालफत। दूसरा ये कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। फिर तीसरी अहम बात ये कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर चीन को नाराज़ कर रहा है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, अब इन बातों में मौलाना कितने साबित कदम रहते हैं इसका फ़ैसला तो जाहिर है कि फिर जो आने वाला वक्त है वही करेगा। लेकिन जो चीन को नाराज़ करने वाली बात है ना, तो लगता है कि इस मामले पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम ख्याल हैं। लेकिन नून लीग अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात को मौजूदा रजीम के तसलसल की ज़मानत करार दे रही है। अच्छा, खैर इस बात का अंदाज़ा तो फिर उसी वक्त हो गया था जब पंजाब में सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ग्रुप फ़ोटो जो है वो बिलबोर्ड्स पर लगना शुरू हुआ, जिनमें फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज को भी शामिल किया गया। लेकिन जनाब, अमरीकी सदर बयानात तो पाकिस्तान के हक में देते रहे और दिफाई मुआहदा जो है वो भारत के साथ कर लिया। जी हाँ, अमरीका और भारत ने गुज़िश्ता रोज़ 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना यह है कि इससे दोनों ममालिक की अफवाज के लिए मुस्तकबिल में मज़ीद गहरे और बामायनी ताउन की राह हमवार होगी। अच्छा, उनके मुताबिक ये मुआहदा हमारी मुश्तरका सलामती और मजबूत शराकतदारी के लिए अमरीका के लॉन्ग टर्म अज़्म की अक्कासी करता है। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म अज़्म है ये क्या है? तो लॉन्ग टर्म अज़्म खित्ते में चीन का असर व रसूख जो है वो महदूद करना है। BBC के मुताबिक इस मुआहदे से इंडिया को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त में इजाफा होगा, जिसमें फिर अल्टीमेटली इंडिया के लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के फ़रोख्त की राह खुलेगी। लेकिन इधर हम अभी तक सिर्फ सदर ट्रंप के तारीफ़ी जो बयानात हैं उन्हीं को ही सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं और इसकी बुनियाद पर हम तसलसल के ख्वाब देख रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।